नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है, प्रतिदिन सुबह में 10 बजे हमारा हिंदी रिवीजन सुपर फास्ट क्लास चल रही है, जिसमें कि हम 30 मिनट में जो है आपको हिंदी का रिवीजन करा रहे हैं और टॉपिक बाय टॉपिक आपको सारी चीज़ें जो है शॉर्ट तरीके से आपको बता रहे हैं। जिसमें हमारी 8 क्लास हो चुकी हैं और आज का जो सेशन है वो 9वीं क्लास की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और 9वीं क्लास में हम आज जो पढ़ाने वाले हैं आपको, वो आज का जो टॉपिक है वो क्या है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। यानी आप किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं और उसमें हिंदी आती है तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसका नाम है शब्दभेद। ठीक है, 30 मिनट की क्लास रहती है हमारी और स्पेशल जो है कनिष्ठ सहायक के लिए हम क्लास बना रहे हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश पुलिस वाले कैंडिडेट भी इसको देख सकते हैं। ये आपका सामान्य हिंदी की सुबह 10 बजे क्लास आती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। और शुरू में ही हम पहले बताते हैं कि अभी तक हमने किन किन क्लासों को अभी आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं अब तक जो हमारी 8 क्लास हुई हैं उनमें हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने शुरू की थी वर्णमाला से, वर्णमाला। ठीक है, उसके बाद में हमने आपको पढ़ाया वर्णमाला के बाद में संधि, और संधि के बाद में फिर हमने आपको क्लास पढ़ाई वर्तनी। ये क्लास कराई है। और अब चौथी क्लास जो है आपको जो हम बताने वाले हैं वो बताने वाले हैं शब्द भेद। शब्द भेद यानी कि ये आपकी क्लास रहेगी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है समझिए। शब्द भेद में हम क्या क्या पढ़ाने वाले हैं आपको, तो शब्द भेद ही हम सबसे पहले डालेंगे हेडिंग। ठीक है, तो आप सभी बच्चे जो है शब्द भेद हेडिंग डाल लेंगे। चैप्टर का नाम क्या है, शब्द भेद। ये चैप्टर का नाम है शब्द भेद। ठीक है, सबसे पहले शब्द क्या होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए शब्द क्या होता है। समझ गए, शब्द क्या होता है। शब्द होता है सार्थक, यानी वर्णों का एक सार्थक समूह। वर्णों का एक सार्थक समूह, वर्णों का एक सार्थक या व्यवस्थित समूह, व्यवस्थित समूह, व्यवस्थित समूह हम ये कह सकते हैं शब्द को। ठीक है, शब्द जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। शब्द 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं सार्थक शब्द, सार्थक शब्द यानी कि सह अर्थ के शब्द, यानी कि अर्थ सहित, अर्थ सहित या सह अर्थ के, सह अर्थ के, ये भी हम बोल सकते हैं सार्थक शब्द या सह अर्थ के। वहीं पर हम बात करें, एक होता है निरर्थक शब्द, तो शब्द रहित, अर्थ रहित, अर्थ रहित या बिना अर्थ के, बिना अर्थ के। तो ये 2 चीज़ें आपकी हो गई हैं। पहले पता होना चाहिए कि शब्द क्या होता है। शब्द होता है वर्णों का एक सार्थक व्यवस्थित समूह, उसे हम कहते हैं शब्द कहते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें सार्थक शब्द क्या होते हैं, तो सार्थक शब्द होते हैं अर्थ सहित या सह अर्थ के। निरर्थक शब्द क्या होते हैं, अर्थ रहित या बिना अर्थ के। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर समझें, एग्जाम्पल के तौर पर हम समझें, जैसे कोमल शब्द, इसका मतलब होता है मुलायम, मुलायम। अगर मैं लम को क्या कर दूं, लम को अगर मैं क्या कर दूं, इसी का मैं क्या कर देता हूं, मान लीजिए इसे हम क्या लिख देते हैं, लम को। तो इसका कोई अर्थ नहीं होता। तो ये तो हो गया सार्थक, सार्थक। और ये क्या हो गया आपका निरर्थक। ठीक है, क्या हो चुका है, निरर्थक। तो लम्को का कोई अर्थ नहीं होता है। तो जब जब आपको किसी शब्द को बोलकर
और आपके दिमाग में प्रतिबिंब बन जाए। जैसे दिल्ली मैंने बोला तो आपको दिल्ली जैसे भी देखी होगी आपने, वो दिल्ली का प्रतिबिंब आ जाएगा। बिल्ली, दिल्ली, कानपुर, मुरादाबाद, लखनऊ, बरेली, रामपुर, ठीक है, राजस्थान, ठीक है। जब जब आप किसी शब्द का मार्कर, किताब, कॉपी, जब भी आप नाम लोगे तो उसका जो है ना प्रतिबिंब आपके दिमाग में बन जाएगा। तो ऐसा वो शब्द जिसका अर्थ जो है, अर्थ आपके प्रतिबिंब में नहीं तो, यानी कि जिसको बोलते ही जो है आपके दिमाग में प्रतिबिंब बन जाए, उसे हम क्या कहते हैं? सार्थक शब्द कहते हैं। जबकि निरर्थक शब्द वो होते हैं जिसको बोलने पर आपका दिमाग तो खूब मेहनत करे, चारों तरफ दौड़े, परंतु फिर भी आपको परिणाम कुछ ना निकले, अर्थ कुछ ना मिले, उस नाम से कोई वस्तु ना मिले, उस नाम से कोई शहर ना मिले, उस नाम से कोई भी प्रोडक्ट ना मिले, उन्हें हम क्या कहते हैं? निरर्थक कहते हैं। तो यहाँ पर सार्थक शब्द जो होते हैं उनको वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। अब सार्थक शब्दों को जो वर्गीकृत किया गया है वो कितने प्रकार से किया गया है, मैं आपको बता रहा हूँ। सार्थक शब्दों को वर्गीकृत 4 प्रकार से किया गया है। सार्थक शब्दों को वर्गीकृत जो किया गया है वो कितने में किया गया है? 4 में। वर्गीकृत किया गया है 4 में। अब वो 4 कौन कौन से होते हैं हमें आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल वर्गीकृत किया गया है कितने में? 4 में किया गया है भैया। एक एक करके बात जो है समझेंगे, बहुत एक एक करके अच्छे तरीके से, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे एक एक करके, ठीक है, कि क्या होते हैं वो 4 प्रकार। मान लीजिए अभी वर्गीकृत का मतलब समझिए क्या है और 4 प्रकार से किया गया है। मान लीजिए आप किसी बगीचे में गए और बगीचे में से आपने एक पेड़ को उसकी टहनी पकड़ के हिलाया और उस पर बहुत सारी जामुन लग रही थी। जामुन का पेड़, अभी सीजन आने वाला जामुन का पेड़ था, टहनी पकड़ के वो हिलाई, आपको बहुत नीचे गिरी, कुछ फूट गई होंगी, कुछ बेकार हो गई होंगी, कुछ कच्ची गिरी होंगी, कुछ पक्की गिरी होंगी। जब आप उनको उठाकर एक टोकरी में करोगे तो क्या सारी वो ठीक होंगी? अब आप उनका वर्गीकरण करोगे, मोटी मोटी एक तरफ, काली काली एक तरफ, कच्ची कच्ची एक तरफ, इस तरह करोगे ना। जामुन तो उसी पेड़ की हैं, एक सी हैं, समझ गए नहीं, परंतु उनकी गुणवत्ता के आधार पर, उनकी उत्पत्ति के आधार पर, उनके स्वरूप के आधार पर, उनको खाने के आधार पर, समझ गए नहीं, सबके जो है ना अलग अलग तुम वर्गीकरण कर दोगे। इसी प्रकार से शब्दों का जो वर्गीकरण किया जाता है वो अलग अलग क्या किया जाता है। एक तो क्या जाता है आपका उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, इन्हें मौलिक शब्द भी कहते हैं, मौलिक शब्द भी कहते हैं, ठीक है। वहीं पर दूसरा जो किया जाता है वो क्या आता है? व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर। तीसरा जो होता है वो किसके आधार पर होता है? प्रयोग के आधार पर, के आधार पर। चौथा जो होता है वो आपका आता है अर्थ के आधार पर, ये भी चीज़ आपको समझने की चीज़ है। शब्द कितने प्रकार से वर्गीकृत किए हैं? 4 प्रकार से किए गए। सार्थक शब्द किए जाते हैं वर्गीकृत। पहला होता है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा होता है व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर, तीसरा जो होता है प्रयोग के आधार पर, चौथा जो होता है वह अर्थ के आधार पर होता है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, ये कितने होते हैं? ये भी 4 होते हैं, ठीक है। व्युत्पत्ति के आधार पर जो होते हैं वो कितने होते हैं? ये 3 होते हैं। प्रयोग के आधार पर जो होते हैं वो कितने होते हैं बेटा? वो 2 होते हैं, ठीक है। अर्थ के आधार पर जो होते हैं वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको पता चल जाएगा कि 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। फिर बात आती है कि प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। वहीं पर अर्थ के आधार पर जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो इस चीज़ को, मैं हट जाता हूँ, ठीक है, या नोट कर लेना, ठीक है भाई। स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, जैसे भी आपको मन हो उस तरीके से आप इसको कर लीजिए, ठीक है भाई। चलिए अब हम जहाँ पर ये बात आई है, अब इनको हम जो है 1 बाय 1 करके जो है समझाएंगे, या एक टेबल बना देते हैं, वर्गीकरण करके। वर्गीकरण लिखा हमने,
और ये आप पूरा टेबल जो है आपका कंप्लीट कर रहे हैं। पहला होता है उत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं? 4। ठीक है, वो 4 कौन कौन से होते हैं? वो 4 कौन कौन से होते हैं आपको पता होना चाहिए। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये होते हैं वह। आगे बात करते हैं। दूसरा नंबर जो होता है वो होता है व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर कितने होते हैं? ये बेटा ये होते हैं 3। ये 3 होते हैं। और वो 3 कौन कौन से होते हैं ये हमें पता होना चाहिए। एक तो होता है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द एक होता है आपका यौगिक शब्द। एक आपका होता है योग रूढ़ शब्द। ये 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट जो होता है बेटा, नेक्स्ट जो होता है वो आपका क्या होता है? वो आता है आपका प्रयोग के आधार पर। ये बेटा 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका विकारी। विकारी शब्द होते हैं। एक होते हैं अविकारी। अविकारी शब्द होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एक होता है आपके अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर इनकी संख्या बेटा 4 होती है। इनकी संख्या 4 होती है। और वो क्या होती है समझ लो। इनकी संख्या 4 होती है, क्या होती है समझ लो। एक होते हैं एकार्थी शब्द। दूसरे होते हैं अनेक आर्थी शब्द। एक होते हैं विपरीत आर्थी। विपरीत आर्थी शब्द। एक होते हैं आपके समानार्थी। समानार्थी शब्द। ठीक है, ये होते, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, काम आएगा आपको। लिखना चाह रहे हो तो लिख लो, ये भी आपको काम आएगा। ठीक है भाई, तो ये होते हैं आपका वर्गीकरण होता है शब्दों का। अब जो हमारी क्लास चलेंगी वो इन्हीं पे चलेंगी। अब जो हमारी क्लास चलेगी वो किस पर चलेगी? इन्हीं शब्दों पर चलेगी। कि हमने शब्द भेद चैप्टर जो है उसको पूरी तरीके से जो है क्या कर दिया है? तोड़ दिया है। पूरी तरीके से शब्दों को क्या कर दिया? हमने तोड़ दिया है। अच्छे तरीके से तोड़ दिया है, ठीक ढंग से तोड़ दिया। ठीक है, अब हमारी जो क्लास चलेगी वो इसी पे चलनी है। अब मैं एक एक करके आपको समझा देता हूँ पहले क्या होते हैं। एक एक करके समझाते हैं क्या होते हैं। तो पहले जो हम समझेंगे वो क्या समझेंगे? उत्पत्ति के आधार पर समझेंगे। किस पर समझेंगे? उत्पत्ति के आधार पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम समझेंगे पहला प्रकार जो है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर लिखना नहीं है, केवल आपको सुनना है। कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है तत्सम। लिखना नहीं है, केवल आपको समझना है। तत्सम। ठीक है, दूसरा होता है तद्भव। फिर होता है देशज। फिर होता है विदेश। ठीक है, ये 4 होते हैं तत्सम शब्द। देखिए तत्सम शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति, ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई परंतु उसमें कोई विकार न आने के कारण वर्तमान में हिंदी भाषा में आज भी
उनका प्रयोग ज्यों का त्यों हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? तत्सम। अब देखिए हिंदी भाषा में अगर हम बात करें, अगर यहाँ समझें तो भाषा में, हिंदी भाषा में लगभग 2 लाख शब्द हैं। कितने लाख? 2 लाख शब्द हैं, जिसमें से 85% हिंदी या उसकी बोलियों के हैं और 15% जो हैं वो विदेशी भाषाओं के हैं। विदेशी भाषाओं के हैं, समझ गए नहीं? तो यहाँ पर तत्सम जो है ये तो संस्कृत भाषा है और अपनी भाषा है, तो ये तो 85% में आएगी। तो तत्सम शब्द वह होते हैं जो जिनका उद्भव जो हुआ है वो तो हुआ है संस्कृत भाषा में, परंतु आज उनका प्रयोग ज्यों का त्यों जो है हिंदी भाषा में भी होने लगा है, उनको हम कहते हैं तत्सम कहते हैं। जैसे अग्नि हो जाता है, स्वप्न हो जाता है, ठीक है, श्रीमान हो जाता है, ठीक है आपका, और छात्र हो जाता है, श्रवण हो जाता है, ठीक है, और पीपलिका हो जाएगा, कुंभकार हो जाएगा, कृत्यग्रह हो जाएगा, आमलक हो जाएगा, आपका लवंग हो जाएगा, हरिद्रिका हो जाएगा, ये सब है आपके तत्सम। तद्भव शब्द क्या होते हैं? इनकी उत्पत्ति तो संस्कृत भाषा से हुई, परंतु काल अवधि के दौरान, समय अवधि के दौरान, काल अवधि के दौरान, समय अवधि के दौरान जो है यह आगे को क्या हो चुके हैं? परिवर्तित हो चुके हैं। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अभट्ट से प्रभावित होकर जो है ये क्या हो चुके हैं? परिवर्तित हो चुके हैं और आज इनका जो है हिंदी भाषा प्रयोग होता है। जैसे पहले धम हुआ करता था, धम को धम कहा गया, धर्म को धम, धम धम आज धम, ठीक है। ऐसा मान चलिए पहले अग्नि, अग्नि, अग्गी, अग्गी, आग, तो पहले क्या होता था? अग्नि, तत्सम शब्द क्या होता था? अग्नि होता था। फिर क्या हुआ? अग्गी, फिर अग्गी हुआ और फिर बाद में क्या बन गया? आग बन गया आज। तो ऐसे शब्द जिनका उद्भव तो संस्कृत से हुआ, जिनका मूल तो संस्कृत का है, परंतु पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अभट्ट से प्रभावित होकर वह किस में कन्वर्ट हो गए? हिंदी भाषा में कन्वर्ट हो गए, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। देशज शब्द क्या होते हैं? इसमें 2 को समझ लिया हमने, 2 को समझ लिया। अभी चैप्टर समझना है पर्पस, अभी लिखना नहीं है। देशज शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का स्रोत पता ना हो कि कहाँ से उत्पत्ति हुई है। दूसरी अर्थात ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति भारत की सीमा के अंदर हुए हों या अपने देश की सीमा के अंदर हों, क्योंकि ये मिलकर बना होता है देश प्लस के जन्म, देश प्लस के जय, और जय का मतलब होता है जन्म, तो अपने देश के अंदर जन्मे शब्द, ठीक है। परंतु ये पता नहीं कहाँ पर, परंतु ये पता नहीं देश में भी कहाँ पर। जैसे तुम्हें पता है एक होती है प्याज, प्याज शब्द होती है, परंतु प्याज को क्या कहते हैं? गंठी कह देते हैं। अब ये पता नहीं गंठी कहाँ कहते हैं। एक शब्द होता है झंझट, खचाखच, खर्राटे, ठीक है, गड़बड़, खचाखच, झंझट, फटाफट, धड़ाम, किचर पिचर, ये सब शब्द जो होते हैं कैसे होते हैं? ये सब देशज शब्द होते हैं। कहते नहीं बहुत किचर पिचर कर रहे हो, बड़ा खचाखच बस भरी हुई थी, ठीक है, धड़ाम जैसे गिर गया, ठीक है, झड़प हो गई, समझ गए। तो ये सारे शब्द क्या होते हैं? ये शब्द अपने देश में जन्मे हैं, मगर अर्थात इनका पता नहीं है कि ये कहाँ पर जन्मे हैं। किसी को नहीं पता कहाँ पर जन्मे हैं और कौन से क्षेत्र से निकले, मगर हैं भारत के अंदर के ही, ठीक है। विदेशज शब्द जो होते हैं वो क्या होते हैं? विदेश, विदेश प्लस के ज, यानी ऐसे शब्द जिनका जन्म जो है विदेश में हुआ, ऐसे शब्द जिनका जन्म जो हो किस में हुआ? विदेश में हुआ हो, भारत सीमा से बाहर हुआ हो, भारत देश से बाहर हुआ हो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? विदेशज कहते हैं। जैसे फारसी शब्द हो गए, उर्दू शब्द हो गए, तुर्की शब्द, जापानी, अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, ठीक है, ये सारे शब्द जो होते हैं, अलमारी हो गया, तौलिया हो गया, रुमाल हो गया, ड्राइवर हो गया, ठीक है, ट्रैक्टर हो चुका है, ये सारे शब्द क्या होते हैं? ये सब, हॉस्पिटल हो गया, लालटेन हो गया, पाइपलाइन हो गया, ठीक है, सारे शब्द जो हैं वो विदेशज हैं। कैंची, चाकू, ठीक है, तमंचा, दरोगा, तमगा, जलेबी, अखबार, पीपा, ठीक है, सारे शब्द जो है अलग अलग भाषाओं के हैं और इनको भी हम ट्रिक से बताएंगे आपको, आप टेंशन ना लो, बिल्कुल ट्रिक से, ठीक है, बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगा मैं इसमें, ट्रिक से, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे? वो विदेश हो जाएंगे। ये पहला प्रकार समझ लिया आपने। दूसरा प्रकार समझेंगे हम व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर समझेंगे। अब ये कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो क्या होता है? रूढ़ होता है। दूसरा जो होता है वो क्या होता है? यौगिक होता है।
ठीक है। तीसरा जो होता है वो क्या होता है, योग रूढ़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 होते हैं। एक तो होता है आश्रित, आश्रित प्लस के मूल। ठीक है, इसे तो कहते हैं उपसर्ग। क्या कहते हैं, उपसर्ग। यहाँ पर क्या होता है, मूल प्लस के आश्रित। आश्रित इसे क्या होता है, इसे प्रत्यय बोलते हैं, प्रत्यय वाले। यहाँ पर क्या होता है, मूल या मूल। इसे हम क्या कहते हैं, संधि। इसे हम कहते हैं समास, समास कह सकते हैं इसको हम। ठीक है, और यहाँ पर जो होते हैं वो कौन से होते हैं, बहुव्रीहि समास के उदाहरण। समास के उदाहरण समझो पहले। रूढ़ शब्द क्या होता है, ऐसे शब्द जिनका अपना तो खुद एक अर्थ होता है, ऐसे शब्द जिनका अपना तो खुद का एक अर्थ होता है, परंतु इनका अपना तो खुद का एक अर्थ होता है, परंतु उनके खंडन करने पर जो है इनका कोई सार्थक अर्थ नहीं बनता। ऐसे शब्द जिनका खुद का अर्थ होता है परंतु खंडन करने पर कोई अर्थ नहीं होता। जैसे आलू, अगर मैं आलू लिख दूं तो आलू एक वस्तु आपका ध्यान पहुंचेगा, मगर अगर इसे अलग कर दूं तो आ और लू, तो ना तो इसका मतलब कोई ना इसका मतलब। मुंह, अगर मैं लिखूं तो मुंह को अलग कर दूं, है का कोई मतलब नहीं होता। तो ऐसे शब्द जिनका अपने आप में तो कोई अर्थ होता, परंतु खंडन करने पर उनका जो है किसी भी खंड का कोई अर्थ नहीं होता, उन्हें रूढ़ कहते हैं। वहीं पर यौगिक शब्द जो होते हैं वो क्या होते हैं, आश्रित और मूल होते हैं, उपसर्ग होते हैं। ये आपके क्या होते हैं, ये 2 या 2 से अधिक मिले शब्दों को जो है मिलकर एक बना शब्द जो होता है वो क्या होता है, आपका यौगिक होता है। जैसे विद्यालय, विद्या प्लस के आल्य विद्यालय हो जाएगा। अत्यधिक, अति प्लस के अधिक अत्यधिक हो गया, समझ गए नहीं। ईमानदार, ईमान प्लस के दार ईमानदार हो गया। ठीक है, बेईमान, बे प्लस के ईमान प्लस के दार बेईमान हो गया या बेईमानी हो गया। ठीक है, या फिर आप स्वतंत्रता, स्व प्लस के तंत्र प्लस के ता, स्वतंत्रता। 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर जब किसी एक शब्द का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। वहीं पर आपका होता है योग रूढ़। तो योग रूढ़ शब्द जो होते हैं ऐसे होते हैं, रूढ़ प्लस रूढ़, योग रूढ़। योग मतलब होता है जोड़ना और रूढ़ मतलब 2 रूढ़ों को। तो 2 या 2 से अधिक रूढ़ शब्द जब मिलकर किसी एक अलग रूढ़ शब्द का निर्माण करते हैं, किसी सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, योग रूढ़। जैसे जलज, जल प्लस के जन्मा, तो जल मतलब रूढ़ होता है, जन्मा भी रूढ़ होता है, दोनों को मिला देंगे जलज बन जाएगा। जलज कहते हैं पंकज को। दशानन, 10 प्लस के आनंद, तो 10 माने संख्या है, तो रूढ़ शब्द है। आनंद भी संख्या है, रूढ़ संख्या है। तो 2 या 2 से अधिक रूढ़ संख्या को जोड़कर शब्दों को जोड़कर एक नया शब्द जो बनता है, जो तीसरे शब्द की ओर इशारा करता है, उसे हम क्या कहते हैं, योग रूढ़ कहते हैं। समझ गए। तो ये होता है। आगे हम बात करते हैं प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर केवल समझ लो अभी, ठीक है, आधार पर। फिर कल से एक के ऊपर एक क्लास बनाएंगे अलग से, तो वो बड़ा बढ़िया लगेगा। फिर ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं विकारी और एक होते हैं अविकारी। विकारी का मतलब होता है परिवर्तन, अविकारी का मतलब अपरिवर्तन। हिंदी भाषा के ऐसे शब्द जिनका लिंग, वचन और कारक के आधार से परिवर्तन किया जा सकता है। लिंग, वचन, कारक के आधार से जिनका परिवर्तन किया जा सकता है, उनमें चेंजिंग ला सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं विकारी शब्द। ऐसे शब्द जिनका लिंग, वचन व कारक के आधार से हम परिवर्तन नहीं ला सकते, उन्हें हम कहते हैं अविकारी। तो यहाँ जो होते हैं इनकी संख्या 4 होती है। वो क्या होती हैं, संज्ञा होता है, समझ गए नहीं, सर्वनाम होता है, विशेषण होता है, क्या होता है, विशेषण होता है, और आपकी क्रिया होती है। ठीक है, तो ये 4 होते हैं, ये बात याद रखनी है। अविकारी ऐसे शब्द होते हैं जिनका लिंग, वचन, कारक के आधार में कोई परिवर्तन ना हो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, अविकारी कहते हैं। इनकी संख्या भी कितनी होती है, 4 होती है। यानी कि अव्यय होता है। पहले तो अव्यय को हम 4 रूप में लिखते हैं। एक तो लिखते हैं क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय। फिर आप लिखेंगे समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय। फिर लिखेंगे संबंध बोधक, संबंध बोधक अव्यय। फिर लिखेंगे विस्मय आदि बोधक, विस्मय आदि बोधक अव्यय। बस ये बन गए, विस्मय आदि बोधक अव्यय बन गए। तो एक बार फिर समझेंगे। विकारी कौन से होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं जिनमें संज्ञा, सर्वनाम के जिनका वचन, लिंग व क्रिया कारक के आधार पर, वचन, लिंग यानी किसके, वचन, लिंग, काल, वचन, लिंग व काल व कारक के आधार से परिवर्तन लाया जा सकता है। तो विकारी
यहाँ परिवर्तन नहीं ला सकता तो अविकारी। ठीक है, ये होते हैं 4 सर्वनाम। जैसे हम लिख सकते हैं संज्ञा, जैसे लड़के, ये लड़का, तो लड़के को क्या लिख सकते हैं हम, लड़के, चेंज ला सकते हैं। सर्वनाम में हम, तो हम क्या कर सकते हैं, हमें। विशेषण में क्या हो सकता है, मोटा, तो मोटे को क्या लिख सकते हैं, मोटी। ठीक है, क्रिया में क्या होता है, जाता, तो क्या लिख सकते हैं, जाति। तो जिन्हें चेंज किया जा सकता है तो वो क्या होते हैं, आपके विकारी शब्द होते हैं। तो वो 4 होते हैं आपके। अविकारी वो होते हैं जिनको परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो ये आपके होते हैं क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, विस्मादि बोधक अव्यय। ठीक है, ये भी बात आप समझ लो अच्छे से। ठीक है, आगे बात करते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर कितने होते हैं, 4। एक जो होते हैं वो होते हैं एकार्थी। एकार्थी ऐसा कह सकते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, हम इसे कह सकते हैं। एकार्थी शब्द वो होते हैं जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं जिनका एक ही अर्थ होता है। जैसे आपका दिल्ली, मुकेश, रमेश, सुरेश, अमित। ठीक है, ये सब एक शब्द होते हैं, एक अर्थ होता है, तो इनको हम क्या कहते हैं, एकार्थी कहते हैं। दूसरे होते हैं अनेकार्थी। अनेकार्थी ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ हों। जैसे यहाँ हार शब्द लिख देते हैं, तो हार का क्या क्या हो सकता है, हार का पराजय भी हो सकता है, पराजय भी हो सकता है, कमज़ोर भी हो सकता है, कहते नहीं बहुत हार गया, कमज़ोर भी हो सकते हैं। गले का हार भी हो सकता है, गले का हार भी हो सकता है। ठीक है, माला भी बोल सकते हैं, माला भी बोल सकते हैं, समझ गए नहीं। तो ऐसे शब्द जिनके एक शब्द अर्थ में बहुत सारे अर्थ छिपे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अनेकार्थी कहते हैं। ठीक है भाई, एक होता है आपका विपरीतार्थी, विपरीतार्थी। ठीक है, एक होता है आपका समानार्थी, समानार्थी जो विपरीत अर्थ देते हैं। जैसा हार का हो जाएगा जीत। ठीक है, जय का हो जाएगा पराजय, पराजय। ठीक है, समानार्थी का मतलब जैसा हाथी, अश्वह, गज। ठीक है, तो ये सब क्या हो गए, आपके समानार्थी हो गए। तो अभी हमने एक एक टॉपिक को समझा है, इसको एक एक टॉपिक को हमने इसको समझा है। कल जो है हम एक एक टॉपिक पर अलग अलग जो है क्लास बनाएंगे, तो इसका मतलब 4 क्लासें हमारी यहाँ से बन जानी। तो कल को हम जो बताएंगे वो क्या बताएंगे, हम बताएंगे तत्सम और तद्भव के बारे में हम आपको बताएंगे। परंतु आप एक बात समझिए, आप एक बात ज़रूर समझ के चलिए कि जैसे कि आपको हम अभी 8 क्लासें बता चुके हैं, 8 क्लास हम आपको करा चुके हैं। आप क्या काम करेंगे, हर 7 दिन में 7 क्लासें तो हो ही जाती हैं। आप संडे अपना एक दिन बनाइए और संडे में क्या करना है, आपको सारी क्लासों को जो है ना स्पीड बढ़ा कर जो है रिवीजन कर देना है। स्पीड बढ़ाओ और उसका क्या करना है, रिवीजन करना है। नोट्स जो बने हुए हैं उनका रिवीजन करो, क्योंकि आपका जो टारगेट होना चाहिए बच्चा, वो होना चाहिए पूरे में से पूरी हिंदी करने का। तो जैसे अभी हमने एक चैप्टर दिया है आपको, ये शब्द भेद, तो जैसे कल को हम इस चैप्टर को शुरू करेंगे अपनी क्लास में, तो आपको जो है एक आध बार अपनी पुस्तक से पढ़ लेना। पुस्तक में क्या होता है कि आपके एग्जाम्पल कम दिए होते हैं, आपके एग्जाम्पल कम दिए होते हैं पुस्तक में। अंततः हम जो एग्जाम्पल कराएंगे वो थोड़े टफ कराएंगे। ठीक है, मैं तत्सम तद्भव आपको बहुत सारे लिखाऊंगा और ट्रिक से याद कराऊंगा उन सबको, समझ गए। और वो याद भी हो जाएंगे आपको, उन्हें मैं याद कराने की जिम्मेदारी भी लेता हूँ, मैं याद करा दूंगा आपको क्लास में ही। ठीक है, एक तो वो होता है। फिर अलग अलग हम क्लास में जो काम करेंगे, अलग अलग जो काम करेंगे, तो वो इससे ये रहेगा आपको एक एक क्लास का रिवीजन करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, मगर फिर भी चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप इसकी क्लास का रिवीजन करते रहो ऐसे ही। ठीक है, ये 10 बजे क्लास आती है और इसके बाद 2 बजे जो है आपका प्रैक्टिस सेट आता है, उसे भी देखा करो, क्योंकि पढ़कर क्या जज किया आपने ये भी जरूरी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं ऐसी क्लास के साथ। चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। तो मिलते हैं, जब तक के नहीं, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।